मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नए टॉपिक को, रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट। तो मैं एक बार फिर बता देता हूं कि हमने मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत की थी, जो कि हमारा बीएससी थर्ड ईयर का पेपर नंबर 2 है। और उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत की थी, लेजर्स और मेजर्स। लेजर्स और मेजर्स में बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। तो फिलहाल का टॉपिक जो है वो हमारा है रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट। तो इसके कुछ की पॉइंट्स होने चाहिए जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, की पॉइंट्स कहने का मतलब है कि ऐसे पॉइंट्स जिनका इस्तेमाल हम इस डेरिवेशन को करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन। तो मैंने बताया था कि कैसे लेजर्स में पार्टिकल्स जो हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं। तो उसके रिलेशन को हमें पता होना चाहिए। फिर अगर पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं तो 10⁻⁻8 सेकेंड के पास वो सेल्फ एनर्जी को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत सारे एनर्जी स्टेट होते हैं जिसके पास एनर्जी थोड़ा कम होती है, तो 10⁻⁻8 सेकेंड को वो क्रॉस कर जाते हैं। तो उन्हें वापस से एनर्जी एमिट करने के लिए एक एक्स्ट्रा एडिशनल, यानी कि हमें कोई फोटोन की एनर्जी इंसिडेंट करानी होती है सेम फ्रीक्वेंसी की, सॉरी E2 - E1 की फ्रीक्वेंसी की। तो वो दो तरह के एमिशन हो गए, उसके भी एक्सप्रेशन को हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, आपने ये ब्लैक बॉडी जो पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में शायद है, और आपको केमिस्ट्री में भी मिल जाएगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा लेक्चर के दौरान। खैर पूरा हमारा टॉपिक नहीं है क्योंकि यही अपने आप में ही 1 घंटे की टॉपिक है। फिर प्लैंक रेडिएशन लॉ, और जो हम प्लैंक के बारे में भी पढ़े हुए हैं पिछले क्लासों में, आप इंटर में भी पढ़े होंगे, तो उसका भी इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो रेडिएशन से रिलेटेड हैं। तो इसलिए इन दोनों का इस्तेमाल हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये की पॉइंट आपको पता हो गए होंगे, क्योंकि ये दोनों तो मैं नहीं पढ़ाया हूँ क्योंकि ये पिछले क्लासों में है और ये दो मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहां पे जाके वीडियो को प्ले करके पहले देख लें, फिर ये आपको लेक्चर आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एटम्स को कंसीडर करना है, सॉरी हमें कंसीडर करना है असेंबली ऑफ एटम्स। ठीक है, यानी कि बहुत सारे एटम्स जो हैं एक पास रखे गए हैं किसी पार्टिकल्स में। ठीक है, अब हमें ये कंडीशन कंसीडर करना है कि ये जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, विद रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। अब फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इसकी एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, यू न्यू हो जाएगी। ठीक है, और जैसा कि हमें पता है कि ये है ग्राउंड स्टेट, और जो अदर स्टेट होता है उसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल मान लीजिए n1 है, और एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो n2 है। अब पार्टिकल नीचे से ऊपर जाता है तो वहां होता है एब्जॉर्प्शन, ऊपर से नीचे आता है तो वो होता है एमिशन। ठीक है, यानी कि एनर्जी को एमिट करेगा तभी तो एक्साइटेड से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, तो वहां हो जाएगा एमिशन। एमिशन भी दो तरह के होते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन और एस्टिमुलेटेड एमिशन। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, P12 कहने का क्या मतलब है कि 1 से 2 में जा रहे हैं, 1 से 2 में जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी आप यहां मैं लिख देता हूं, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन आपने क्या निकाला था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो आपने निकाला था N1 B12 U, ये निकाला था। एंड जो एमिशन था वो आपने क्या निकाला था, जो एमिशन था वो एमिशन जो है वो आपको स्पॉन्टेनियस एमिशन भी मिला था प्लस एस्टिमुलेटेड एमिशन भी मिला था। ठीक है, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन होते थे तभी तो हम कहते थे कंप्लीट एमिशन। तो यहाँ टोटल एमिशन आप कह सकते हैं टी एमिशन, यानी कि टोटल एमिशन। अब मुझे बताइए एट थर्मल इक्विलिब्रियम, एट थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम कहने का क्या मतलब है।
थर्मल इक्विलिब्रियम जनरली ये होता है कि जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन जो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहे हैं, यानी कि जो नीचे से ऊपर पार्टिकल्स जा रहे हैं, यानी एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है, नीचे से ऊपर पार्टिकल जाने का क्या मतलब है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होंगे तभी तो नीचे से ऊपर जा रहे होंगे। यानी कि जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन अपवर्ड हो रहा है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ ट्रांजिशन टू डाउनवर्ड। यानी कि जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन जो नीचे की तरफ हो रहा है, यानी कि एमिशन जो हो रहा है, वो इक्वल है किसके, एब्जॉर्प्शन के। तो एट थर्मल इक्विलिब्रियम यहां हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन इक्वल टू एमिशन, एब्जॉर्प्शन इक्वल टू एमिशन। और आपको पता होना चाहिए कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन जो होता है वो क्या होता है। स्पॉन्टेनियस एमिशन जो होता है आपने निकाला था, इसको शॉर्ट फॉर्म में आपने कहा था कि P21, ठीक है, ये होता था N2A21, ठीक है, स्पॉन्टेनियस। और जो स्टिमुलेटेड एमिशन होता था, स्टिमुलेटेड एमिशन भी P21 से आपने दिखाया था, और यहां लिखते थे आप स्टिमुलेटेड, ठीक है, वो इक्वल होता था N2B21U न्यू। क्लियर है? तो आपको एब्जॉर्प्शन का एक्सप्रेशन मिल गया, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन का मिल गया। इन्हीं दोनों को उठाकर यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ जब आप रखेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट N1B12 U न्यू इक्वल टू N2A21 प्लस N2B21U न्यू। क्लियर है? अब इस एनर्जी डेंसिटी को इस एनर्जी डेंसिटी के पास लाएंगे तो हम सिंपली U न्यू कॉमन कर ले, U न्यू कॉमन कर ले, यहाँ भी U न्यू है, यहाँ भी U न्यू है, और ये उठकर यहाँ आएगा तो सब्सट्रैक्ट होने के लिए आएगा। यानी कि सब्सट्रैक्ट होने के लिए आएगा तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा N1B12 माइनस N2B21 इक्वल टू N2A21। क्लियर है? यहां से सिंपली अगर U न्यू को निकालना चाहें तो ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो ये बचेगा N2A21 अपान में N1B12 माइनस N2B21। अब देखिए, अब क्या करना है, ये न्यूमरेटर है यानी कि अंश है, इसमें N2 से डिवाइड करिए और डिनोमिनेटर में भी N2 से डिवाइड करिए। तो अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह हम डिवीजन करते हैं तो क्या एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस आता है? नहीं आता, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हम अगर करते हैं तो यहाँ हमको मिलेगा A21, क्योंकि N2 को काट देगा, लेकिन यहाँ भी N2 से डिवीजन करना पड़ेगा और यहाँ भी N2 से डिवीजन करना पड़ेगा। तो ये तो N2 खत्म, लेकिन यहाँ हो जाएगा N1 अपान N2। तो यहाँ फाइनली मिलेगा हमें N1 अपान N2 B12 माइनस B21। क्लियर है? ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसे मान लीजिए हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब आते हैं बाई मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये सिंपली कहने का मतलब है एक ऐसा वेसल या गैसियस कंटेनर जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर विदाउट इंटरेक्शन जो पार्टिकल मूव करते हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड जो है वो क्या है, ये बताता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, वो क्या बताता है, जो स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार है। अब जरा समझिएगा, जितना ज्यादा स्पीड होगा यानी कि उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है? स्पीड ज्यादा होने का क्या मतलब, पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होने का क्या मतलब है, पार्टिकल के पास स्पीड ज्यादा है। अब जब पार्टिकल के पास स्पीड ज्यादा है तो वो पार्टिकल के ही पास है ना, पार्टिकल के ही पास है,
यानी हम दिखा सकते हैं इस पार्टिकल की एनर्जी क्या हो सकती है। तो इसको हम दिखाएंगे N1 इक्वल टू माइनस सी ई टू द पावर माइनस E1 अपान KBT माइनस 1। ठीक है, जहां E1 आपको पता है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लेवल है, C जो है वो वेलोसिटी है, और KB जो है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, B से बोल्ट्जमैन, तो KB जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। T जो है जो हमने टेम्परेचर एज्यूम किया था वो है, और -1 तो E है, और जो E है इसको फंक्शन के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप N2 को दिखाना चाहें तो आप लिख सकते हैं माइनस सी ई टू द पावर E1 अपान KBT माइनस 1। अच्छा, इसको करने से आपको मिलेगा क्या, अच्छा ये मैंने माइनस लिख दिया क्या, यहाँ माइनस नहीं होता है, माइनस सिर्फ यहाँ होता है। ठीक है, इसको करने से ये मतलब होगा कि देखिए यहाँ N1 अपान N2 की वैल्यू है ना, यहाँ से हम N1 अपान N2 की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि N1 अपान N2 इक्वल टू C से C कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर। अब देखिए ये डिनोमिनेटर में है ना, और ये पावर इंडेक्स के रूप में है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। यहाँ भी हर में KBT है, यहाँ भी हर में KBT माइनस 1 है। तो क्या दोनों जगह से हम KBT माइनस 1 कॉमन कर सकते हैं? तो ये ऊपर जाएगा, सॉरी ये E2 है, सेकंड है ना, ये सेकंड लेवल पे है, क्योंकि N2 नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो एक्साइटेड स्टेट के हैं, तो यहाँ E2 होगा। तो चूंकि ये पॉजिटिव में हो जाएगा तो ये हो जाएगा E2 और माइनस में E1। ठीक है, अब चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर एक ही है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक डिनोमिनेटर बना सकते हैं KBT माइनस 1। ठीक है, तो फाइनली हमको N1 अपान N2 की वैल्यू e टू द पावर E2 माइनस E1 अपान KBT माइनस 1 मिल चुका है। इसी की वैल्यू को उठाकर रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इसको 2 बनाते हैं और इस 2 की वैल्यू को यहाँ रखते हैं। ये मिलेगा U न्यू इक्वल टू A21 अपान N2 अपान N1 की वैल्यू देखिए। अब B12 को हम बाहर कर लेते हैं, B12 और जो N1 अपान N2 की वैल्यू मिली है E2 माइनस E1 अपान में KBT माइनस 1 माइनस B21। क्लियर है, ये मिल चुका है। अब देखिए, अब यहाँ B21 है ना, इसको क्या करते हैं, दोनों जगह यहाँ भी B21 यहाँ भी B21 से डिवाइड करते हैं। जब दोनों जगह आप B21 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा A21 अपान B21, और नीचे देखिए क्योंकि यहाँ B21 नहीं है तो यहाँ बटे में B21 आएगा, और यहाँ जब नीचे आएगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ आ जाएगा B12 अपान B21 e टू द पावर E2 माइनस E1 अपान में KBT माइनस 1। ठीक है, और माइनस में क्या हो जाएगा 1। ठीक, ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर हम 3 बनाते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमने क्या बनाया है, 3 बनाया है। अब मैं इधर का मिटाऊंगा क्योंकि अब जगह नहीं बची है बोर्ड पे, क्योंकि अभी इसमें और भी हमें इस्तेमाल करना है, बहुत सारे अभी इसमें एक्सप्रेशन इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो है, अब देखिए अब ये एक तरीके से रिलेशन के रूप में आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लाएंगे प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जो प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसका इस्तेमाल करेंगे। जनरली जो प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये आपको बताता है एनर्जी डेंसिटी को, यानी कि जो हमारे पास रेडिएशन है उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी हो सकती है, ये दिया था प्लैंक ने। ठीक है, प्लैंक ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में। प्लैंक रेडिएशन लॉ क्या बताता है कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो कितनी होगी। तो यूनिट इक्वल टू 8 पाई h न्यू पे पावर 3 c पे पावर 3 into 1 अपान e टू द पावर h न्यू अपान kbt माइनस 1। ठीक है, ये -1 इसके इंडिसेस के साथ है, और ये -1 जो है वो अलग है। अब देखिए, अब जो ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर हम 4 कह सकते हैं, दोनों को कंपेयर करिए। तो लिखेंगे फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी हैव। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से क्या मिलेगा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है एक तरीके से हम कह सकते हैं वो यहाँ है, बस इसके साथ एडिशनल एक ये जुड़ा है ना, एडिशनल ये जुड़ा है। तो क्या यहाँ पर हम इनटू के रूप में 1 दिखा सकते हैं, क्योंकि एक जो है वो किसी भी नंबर के साथ छुपा होता है, यानी कि श्योर है कि ये जो 1 है वो क्या रहा होगा, b12 अपान b21 रहा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहां से हमें जो b12 अपान b21 मिला है वो 1 है। एंड और क्या मिला, और जो ये इतना है, ठीक है, ये जो इतना है ये बचा हुआ पोर्शन रहा होगा, और यहां से लिख सकते हैं a21 अपान b21 इक्वल टू 8 पाई h न्यू पे पावर 3 अपान c पे पावर 3। क्लियर है, इन दोनों एक्सप्रेशन से क्लियर है। अब इसको दिखा दीजिए इक्वेशन नंबर 5 और इसको दिखा दीजिए इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 6 को अगर देखिए तो ये जो कोफिशिएंट आइंस्टाइन कोफिशिएंट यानी कि एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एमिशन, इन दोनों का जो कोफिशिएंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना किसके, एच न्यू के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि A21 अपान B21 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू न्यू। कंक्लूजन क्या निकलेगा, हम इस पर आते हैं। अब देखिए जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट का जो रेशियो है, यानी कि द रेशियो ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन टू स्टिमुलेटेड एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू न्यू। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू न्यू कहने का मतलब है कि ये डिपेंड करता है किस पे, एनर्जी डिफरेंस पे, किसके, स्टेट के एनर्जी डिफरेंस पे। क्योंकि जो E2 अपान E2 माइनस E1 है यही तो हमारा h न्यू होता है, यानी कि जैसे जैसे न्यू का मान बढ़ेगा ये एनर्जी डिफरेंस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डिफरेंस बढ़ती जाएगी हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, सॉरी A21 जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, याद रखिएगा स्पॉन्टेनियस एमिशन का कोफिशिएंट है। ये जो है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है, और स्टिमुलेटेड एमिशन घटते जाएगा, यानी कि हमको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब यहां से आते हैं, यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि B12 इक्वल टू है B21 के, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब B12 क्या है, 12 यानी कि नीचे से ऊपर जाना है, और नीचे से ऊपर जाने का मतलब एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है आइंस्टाइन कोफिशिएंट, और ये है स्पॉन्टेनियस B21 यानी कि नीचे से सॉरी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और ऊपर से नीचे एमिशन होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्लियर है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब इन कोफिशिएंट के इक्वल होने का क्या मतलब है, कोफिशिएंट आपको कहाँ मिलते थे, जब प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन या प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ एमिशन का इस्तेमाल करते थे, यानी कि प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन है वो इक्वल है प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, सॉरी स्टिमुलेटेड एमिशन। नाम देखिए मुझे भी थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जब 1-2 पर आप ध्यान नहीं देंगे तो स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड में आपको थोड़ा सा जो है वो क्या बोलते हैं कंफ्यूजन होगा, ठीक है, क्योंकि 2-1 और B का इस्तेमाल हम करते हैं स्टिमुलेटेड में, A का इस्तेमाल करते हैं स्पॉन्टेनियस में, ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इन दोनों से हमने कंक्लूजन निकाल लिया है, तो जो आपने कंक्लूजन निकाला है इसके नीचे आप लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, तो खैर इस लेक्चर में इतना ही, यही है हमारा रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था, तो आपसे मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।